वीवी संघ, एसके महाविद्यालय कला वाणिज्य विज्ञान, ताड़ीकोटी, हिंदी विभाग। मैं हूँ राघवेंद्र मिस्किन, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के छात्रों को ऑनलाइन क्लास, जहां हम पिछले कक्षा में राजेंद्र यादव जी द्वारा लिखा गया एक रेखा चित्र है, इस रेखा चित्र को लेकर हम पढ़ रहे थे। इसी को लेकर आज हम आपके सामने फिर से अगले भाग को प्रस्तुत कर रहे हैं। आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। तो देखिए, जहाँ पे हम पिछले कक्षा में जहाँ कमलेश्वर कौन है, कमलेश्वर का जो व्यक्तित्व कैसा है, इसके बारे में थोड़ी बहुत बात आपके सामने रखा था। तो वे एक संवेदनशील व्यक्ति थे और अच्छे लेखक भी है। कौन? कमलेश्वर जी। ये इनके बारे में राजेंद्र यादव अपने दोस्त कमलेश्वर के बारे में लिखते हैं। ये कैसे रहे? ये भी साहित्यकार है, वो भी साहित्यकार है। दोनों साहित्यकार है, दोनों मित्र है। हाँ, एक मित्र दूसरे मित्र के बारे में क्या जानता है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो किस प्रकार का अपनी विवेचनाओं को रखता था, ये सब बातें इन्होंने खोलकर पाठकों के सामने रखने का प्रयास किया गया है। तो ये हम लोगों को यहाँ पे देखना चाहिए कि उनकी क्या क्या थी। उनकी जो कोई कृति में आने वाली कोई बात हो, वो बहुत ही अजीब होता था, कभी कुछ विशेष होता था। तो ये सब बातें दिखाने का प्रयास किया गया है। तो कमलेश्वर को लेकर और भी आगे कुछ राजेंद्र यादव जी कहते हैं, मेरा हमदम, मेरा दोस्त कमलेश्वर। तो ये मेरा दोस्त, मेरा ये कौन है, ये कहाँ से आया, मेरा हमदम कौन हो सकता है? तो ये बातें आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो देखिए, हम लोगों को यहाँ पे इनके बारे में एक विशेष बातें कुछ आपके सामने है। तो देखो ये क्या कहते हैं, भूतपूर्व आलोचक और नई कविता के शास्त्र कवि को दिल्ली रेडियो ने कुछ अपेक्षाकृत और भी नए कवियों के साथ भूख कर लिया था। इसलिए जब प्रोग्राम के बाद वे बाहर निकले तो निहायत भन्नाए हुए थे, चेहरा उठा। बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम से रुक गया, थोड़े बहुत फिर आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग, कुछ बातें आपको कह रहे हैं। जहाँ राजेंद्र यादव जी को लेकर कुछ बातें थी, वो बातें वे कुछ सीधा सीधा हमारे सामने रखते चल रहे हैं। तो ये यहाँ पे कौन सी जो बात है, ये आपके सामने यहाँ पे आपको दिखाने का जो प्रयास कर रहा हूँ मैं भी। आप थोड़ी बहुत देखते रहिए। यहाँ पे ये जो बातें हैं मुख्य रूप से राजेंद्र यादव जी का एक कौन सा है, मेरा हमदम। तो देखो, वहाँ पे मुख्य रूप से ये जो बातें हैं, अ, आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। थोड़ी बहुत देखते रहिए 1 मिनट के लिए। तो देखिए, जहाँ मूल रूप से हम लोग जो राजेंद्र यादव जी का ही जहाँ पे बातें वो बताते हैं,
भूतपूर्व आलोचक और नई कविता के जो सशक्त कवि को दिल्ली रेडियो ने कुछ अपेक्षाकृत और मुख्य रूप से देखने के लिए हमारे सामने जो बातें हैं वो दिखाई देते हैं। जो ये जो अपेक्षाकृत है, नए जो कवियों के साथ बुक कर लिया था, इसलिए जब प्रोग्राम के बाद वे बाहर निकले तो निहायत बनाए हुए थे, चेहरा उतरा हुआ था और पांव लड़खड़ाते हुए सीधे स्टेशन की सवारी लेकर इलाहाबाद का टिकट लेने को उतरू। रेडियो और गैर रेडियो के ये लोग दुनिया भर की टीका टिप्पणियां करते हुए पार्लियामेंट स्ट्रेट पर चले जा रहे थे, लेकिन कवि जी एकदम चुप। कमलेश्वर से नहीं रहा गया कि निहायत ही संदिग्ध स्वर में बोला, साहब, क्या आप घंटे भर के लिए मुझे अपना चेहरा उधर दे देंगे? सब लोग चौंके। यह क्या मांगा है? कवि ने प्रश्न दृष्टि से देखा। गला सूखा हुआ होगा, इसलिए इशारे से ही पूछा, क्यों? बस सिर्फ घंटे भर को ही चाहिए, फिर लौटा दूंगा। अब अपने सबने आग्रह किया, क्यों भाई, आखिर मकसद तो बताओ। तो निहायत मासूम लहज में जवाब देता है, धीरे से, जूते खाने को मन करता है। बात शायद बहुत चुभ जाती, लेकिन कमलेश्वर का अंधे अंधेजेबा और बात कहा है। तो देखो, हमारे सामने ये जो कमलेश्वर जी है, ये जो इन्होंने सीधा सीधा एक नेता से पूछने लगे, क्या तो देखिए यहाँ पे मुख्य रूप से आप ना सीधा सीधा क्या करो, जिसे उठाकर लेके जाओ। और ये इन्होंने इनकी बातें हो को ही ध्यान से देखने लगे। तो देखो, हम लोगों को जहाँ पे ये जो बातें दिखाई देती है, मुख्य रूप से इन्होंने ऐसे कहा, तो जिस पार्लियामेंट के सामने जो निकल रहे थे, तो आगे देखो। हाँ, तो मैं कह रहा था कि निहायत यथार्थवादी हावा भाव, प्रभावशाली मुद्रा, मूड साफ सतुरा जबान, जो उनका जबानी ऐसी थी, जो कहना था उसे सीधा सीधा कहने वाले आदमी थे। चरण आत्मविश्वास भरा लहजा और उसे यह अर्थ देने का अपना व्यक्तित्व और ठाठ, एक मूलतः फूटी बात के लिए यह कमलेश्वर व्यक्ति नहीं, कथाकार है। काल्पनिक, रोमनी, कथ्य, वास्तविक लगने वाले कथानक और घोर यथार्थवादी परिवेश। मैं इस उसकी कला का घूर मानता हूँ, और दिल्ली की जिंदगी पर लिखी गई कहानियों तक मैं इसके भग्नावेश है। शायद इसे ही रोमांटिक यथार्थवाद कहते होंगे, जो कृष्णचंदा में अपने सारे दोषों और खामियों के साथ मौजूद है। मैं अपने को पाठकों के उस दल में पाता हूँ जो कमलेश्वर की जबान पर मुग्ध है, लेकिन इस राज्य का ज्ञान मुझे सबसे पहले उसकी नीली झीली कहानी में पड़ा हुआ था। तो देखो, कमलेश्वर जी जो लिखी हुई एक कहानी है नीली झीली, उसमें इन्होंने इनकी जो रोमांटिक जो भावना है, यथार्थता भावना है, ये सब दिल्ली से जुड़ी हुई कई जिंदगी की बातें इनकी कहानियों के माध्यम से हमारे सामने रखा गया था। वो सब एक एक व्यक्ति, जहाँ पे साफ सुथरा जबान थी उनकी, ऐसी ही दिखाई देता है सब कुछ। और झूठी बात के लिए कमलेश्वर व्यक्ति नहीं, कथाकार है। तो ये कभी झूठ बोलने की बहुत ही कम से जुड़े हुए हैं।
जहाँ पे और भी कहते हैं, नीली झीली का भाषा, उसकी वातावरण, उसकी शैली की संग संकेतिकता और इंद्रिय बोध के अनेक स्तरों को छू सकने वाली भंगिमा, सभी ने मुझे इतना अछन्न और अभिभूत कर लिया था कि पहले बार तो मैं चकरा हुआ चकरा गया। जब दोबारा पढ़ा तो लगा कि और सब ठीक है, लेकिन मूल बात में कुछ गड़बड़ है। फिर कुछ समय बाद तो अपने आप साफ हो गया कि एक असंभव्य कहानी को यथार्थवादी जमा पहन दिया गया। तो देखो, इन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से सीधे सीधे अपनी बातों को कहने की इच्छुक रखते थे। तो यही इच्छा ही इनकी असंभावनाओं को ठीक करने की बात रखती है। और और सदा भी रुचि भी है इनकी, जहाँ वो निहित है सुरुचि पूर्ण शिक्षा और संस्कृत सौंदर्य बोध का संवेदना वाले शहरी नवयुवक कवि को महेश पांडे का शरीर दे दिया है। राजा निर्बसिया, ये भी इनकी विशेष एक कृति है। इसमें यही कमजोरी थी कि लेकिन दोहरी कथा का शिल्प उसे संभल ले गया था। जहाँ यहाँ कुंजी मेरे हाथ लगी तो पाया कि 3 दिन पहले की रात, डाक बंगला, एक सड़क, 57 गलियां, सभी का रहस्य मेरे सामने खुलता चला जा रहा है। कि क्यों नीली झली में पानी की छोटी सी छोटी लहरी लहरीली सलवट, और उस पर तैरा मरा पक्षी, खून की लाल धारा और मुलायम घास, सभी कुछ याद याद आता है। नहीं याद आता तो महेश पांडे और पारबी। तो ये कहानी के पात्र है मुख्य रूप से, ये इनकी हर एक बात करते हैं। जहाँ डाक बंगला भी उनकी एक विशेष उपन्यास है। तो हर एक उपन्यास में इनकी एक तो सारी आश्चर्य की बातें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ी हुई, जो वातावरण के रूप में दिखता है। इनका खूबसूरत यथार्थवादी वर्णन वाली कलम है। अगली ही सांस में सुंदर नगर के ठेकेदार की बकवास सुनने लगती है। मुझे लगता है कि कमलेश्वर का यही कॉन्फिडेंस उसे खुशफहमी देता है कि सामने वाला उसकी मनगढ़ंत कहानी को सिर्फ इसलिए गले उतराता जाएगा कि कमलेश्वर को बहुत आत्मविश्वास, खूबसूरत जवान और सही हाव भाव के साथ बात को कहने की कला आती है। तो देखो, ऐसे कलाकार जहाँ लिखना जैसी मन में जैसे हैं वैसे नहीं, उसको क्रम क्रमबद्धता की प्लॉट बनाकर लिखना होता है जो भी लिखते हैं। तो ये कमलेश्वर की ये जीवन से जुड़ी हुई कई बातें बहुत ही विशेष है। जहाँ पे वे कुछ गर्मियों के दिन की कहानी में लिखते हैं, तो भारतीय समाज की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवन से जुड़ी हुई सूक्ष्म रूप से अपनी कहानियों को प्रस्तुत करने वाले लेखक के रूप में हम हमारे सामने आते हैं। और नई कहानियों इनको लिखने वाले, इनको सुनने वाले, इनके जो पाठों को पढ़ने वाले भी संख्या भी बढ़ती गई थी। वे जो भी लिखते थे, ये जो नई कहानी के अंक में प्रकाशित होकर आती थी। नई कहानी एक पत्रिका है, एक मैगजीन है, जिस पत्रिका में जो चाहते थे वैसे लेकर आते थे। जहाँ पे ये 3 लोगों की एक अच्छी मित्रता थी। एक है मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव। ये तीनों नई कहानियों के ही विशेष लेखक हैं। इन्होंने जो भी कहानी लिखी वो सब कुछ प्रसिद्धि पाई, ख्याति पाई। तो देखिए, जहाँ कमलेश्वर नई कहानियों का संपादक हुआ था और मैं उसी सिलसिले में दिल्ली आया था, उसके साथ ठहरा था,
तो कमलेश्वर की व्यवस्था का क्या कहना। उसे कहानी लिखने का समय ही नहीं मिलता था। जब कहो तो नकियाए स्वर में कहा देता, तो यार जान क्यों खाते हैं, सुबह कहानी ले लेना। ऐसी जाने कितनी सुबहें हुए और समय नहीं रह गया। एक दिन सुबह उठकर देखा तो तकिए को मरोड़कर पसली के नीचे रख ले मेंढक मुद्रा में कथाकार कहानी पर जुटे हैं। मैं चुपचाप भीतर बैठकर सिगरेट पीने लगा। वह वहीं से बोला, कहानी शुरू कर दी है, और उठकर भीतर आ गया। 2 सिगरेटें पी और नमाज पढ़ने की तरह उसने सामने मोड़कर फिर लिखने लगा। कोई साहब मुझसे मिलने आ गए तो हम वही बातें करने लगे। उसने माफी मांगने के स्वर में कहा, बस अभी कहानी खत्म करता हूँ। इस वक्त नायिका बहुत ही भावुक डायलॉग बोल रही है। हम लोग बातें करते रहे। वह हम सामने पलंग पर बैठा लिखता रहा। 15 मिनट के बाद बोला, कथा कुछ ज्यादा हो गई है, बस जरा सा यथार्थवादी वातावरण डाल डाल के ठीक हुई। थोड़ा सा नीम का सरसाना, धूल का उड़ाना, दीवान दीवारों की धूप। देखो यहाँ पे उनके सामने यही बात है। फिर 15 मिनट बाद, यार बड़ा कारण प्रसंग आ गया है, स्मशान का दृश्य है, कहकर कायाम पने से हंस पड़ा। बस इसके बाद एक मोड़ दिया कि कहानी खत्म। और 10-15 मिनट के बाद ही कहानी मेरे सामने फेंक कर कहा, लीजिए साहब, कर दीजिए मन्नू जी को खबर। कहानी में कहीं कोई कांट चांट नहीं, नाम रखा जो लिखा नहीं जाता। तो देखो, इनको एक एक छोटी मोटी कहानी लिखने के लिए 15-20 मिनट का ही समय काफी है। इतनी महान व्यक्ति है जो उसको पहले से ही दिल के अंदर या अपने दिमाग के अंदर बैठा लिख के रखे हैं कि कौन सी कैरेक्टर के बाद कौन सी कैरेक्टर आती है, और वो जो सारी कैरेक्टरों का कहानी क्या हो सकती है, इसको लिखने वाले एक कलाकार कौन थे, कमलेश्वर। तो ये कमलेश्वर इतनी ही विशेष है, जहाँ पे भी वो सच में उनके अंतर्गत मन में आती तो वो करके दिखाते। ये असल में बहुत ही विशेष आदमी रहे हैं। और आगे देखिए, रुक रुक कर ऐसी हल्केपन से हर हर स्थिति की खबर देता हूँ, ऐसे बोलकर ये रखे थे। तो देखो, मैं सचमुच दंग रह गया। 2 आदमी सामने बैठे बातें करें और मैं रुक रुक कर ऐसे हल्केपन से हर स्थिति की खबर देता जाऊं, यह मेरे लिए कतई मुमकिन नहीं है। इससे कहते हैं कहानी लिखना। तुम और राकेश कहानी लिखते हो, दंड पेलते हो दंड, बड़ी असंगत लगती है। ऊपरी बिखराव के साथ यह मानसिक एकाग्रता, भीतर शांति। तो देखो, ऊपर से कितना भी तनाव क्यों ना हो, लेकिन अंदर से मन में शांति है तो कुछ भी लिख सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए ऐसी एकाग्रता थी जहाँ कमलेश्वर में ऐसे भी विशेष थी। शांत शांत और एकाग्रता केवल उस समय जब कलम हाथ में हो, वरना कमलेश्वर से कभी मिल लीजिए, कहीं भी मिल लीजिए, वह या तो कहीं से भागता दौड़ता चला जा रहा है, या जल्दी जल्दी सामने का काम खत्म करके उसे भगाना है। इस बीच के समय में बातें करते हुए
हमेशा लगेगा कि वस्तुएं उसके दिमाग में कोई गहरी तिकड़म चल रही है। वह बातें आपसे कर रहा है लेकिन दिमाग में जल्द से जल्दी कुछ योजनाएं बना रहा है। और मेरी लेखकीय दृष्टि बता देती है कि वह प्लानिंग लेखन प्रक्रिया नहीं है। इस तरह की तिकड़म भारी प्लानिंग राकेश के दिमाग में भी चलती रहती है, लेकिन कमलेश्वर का चेहरा उस तनाव को जाहिर कर देता है। यही कारण है कि वह राकेश की तरह अपने घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्र के साथ दुराव नहीं बता पाता। न बाद में रोता है कि उसके मित्र उसके ईमानदारी के शक करते हैं कि वह दुनिया में बहुत अकेले और अनसमझ है। इसलिए कमलेश्वर की यह बेचैनी एक एक ऐसी व्यक्ति की बेचैनी लगती है जहाँ पे देखिए, जहाँ कमलेश्वर और राकेश जी का दोनों का एक ही स्टाइल है लिखने का, और वे कुछ भी करते थे उसे करके दिखाने की प्रयास करते थे। तो यहाँ पे देखिए, वे हर एक अंश को अपने माध्यम से कहते निकलते हैं। बेचैनी है, व्यक्ति बेचैनी लगता है जिसके भीतर जीवन को स्रोत है, प्लावन है कि वह निकलना चाहता हो और उसके समझ में न आता हो कि उसका वह क्या करे। लिखते लिखते उठेगा, गड्ढे को ऊपर नीचे झुलाएगा, राइसों में जाकर दो चार और कुछ चबाएगा, फिर आकर लिखने लगेगा। अचानक उठेगा, सिगरेट का धुआं फूटता हुआ इस कमरे में से उस कमरे तक झांकेंगे, खिड़की पर खड़ा होगा और फिर बातें करने लगेगा। रात को 11 बजे सिगरेट लेने गली के कोने तक जाएगा, आप परीक्षा करते रहेंगे और वह 2 बजे लौटकर कुछ पढ़ता हुआ सो जाएगा। सुबह 7-8 पर फिर तैयार। उसे कि यह बेचैनी हमेशा आप पर कुछ ऐसा प्रभाव डालेगी जैसे वह कहीं फौजों को लड़ते छोड़ आया है और चाहते ही उसे उनका चार्ज संभाल लेना है, कोई लड़ाई से जिससे फिर जाकर लड़ना है। तो देखो, इनकी खास बात यह रही है कि वे अपने काम के संदर्भ में सभी से सजग रूप में रहने के जो प्रयास करते हैं, तो ये बात होती है। तो हम लोगों को यहाँ पे यह मानना जरूरी है कि इनकी एक विशेषता है, वे कुछ करने में ही लगे हुए हैं। तो देखो, हम लोगों को जिनकी बातें प्रसिद्ध लगती है वे बहुत कुछ सच में अच्छे लगते हैं। तो देखो, आगे जाकर हम भी कहीं ना कहीं हमारी काम पे इतना ही क्या होनी चाहिए, लक्ष्य होना जरूरी है। बिना लक्ष्य के हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो काम करना है उसे अच्छी तरह से संभलना, ये इनके लिए एक विशेष बातें हैं। तो देखो, जहाँ तक भी रही है, ये इनकी एक बात है। हाँ, तो हम लोगों को इनको देखना और उनको आगे बढ़ाना इस बहुत ज़रूरी लगता है। यहाँ पे जिंदगी के हर एक छोटी मोटी बातों को लेकर चलते हैं और वे भावनात्मकता कैसी थी उनके अंतर्गत उसे बतलाना चाहते हैं। ये इनकी एक विशेष बातें रही है। और इतना ही वो अत्यंत संवेदनशील और ईमानदार व्यक्ति भी रहे हैं। बहरहाल दुष्यंत की इज्जत की खातिर है, इतना जरूर मान लेते हूँ कि कमलेश्वर अपना सच नहीं बोल सकता, मगर अपने युग और अपनी पीढ़ी का सच वह जरूर बोल सकता है। उसके पास जबान है और उसे बात करना भी आता है, क्योंकि इसी सच पर आकर बड़े बड़े
जबानदार लोग चुप हो जाते हैं। तो देखो, वो भले ही थोड़ी बहुत छोटी मोटी झूठ बोलता हो, लेकिन दुनिया से झूठ कभी नहीं बोलता। दुनिया उसे बहुत कुछ सिखाया है और वो बहुत कुछ आगे बढ़ाने का प्रयास भी करता है। ये मुख्य रूप से कमलेश्वर जी का थोड़ी सी रेखा चित्र है, राजेंद्र यादव जी का। हम फिर नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में अगले विषय को लेकर आपके सामने रखेंगे। सभी को धन्यवाद है। नसीरा बानू, नसीरा बानू। हाँ बोलो सर। हाँ, आपकी नेक्स्ट इसमें हम लोग एक टेस्ट रखने वाले हैं और असाइनमेंट देने वाले हैं। जब कॉलेज शुरू होती है ना, तब क्या करना है, असाइनमेंट लिख कर लाना है। ओके। हाँ सर। असाइनमेंट आपको दे दिया जाएगा, क्वेश्चंस मैं व्हाट्सएप पे कर दूंगा, वहाँ पे क्वेश्चंस को लेकर उसे लिखने का प्रयास करो। ठीक है? हाँ सर। ओके, मैं वाइंड अप कर दूं? कुछ पूछना है आपको? हाँ